everyone, welcome to the solution of organic chemistry in your ANTS FT6. Okay, so let's start with question number 46. Okay, तो सबसे पहले हमें दिया गया है एक methyl iodide, right? And we are allowing it to react with Mg in presence of dry ether. ये सबसे basic reaction है, सबको ये कर लेगा ये वाला step और इससे बन जाएगा हमारा Grignard reagent, right? अब Grignard reagent के बाद हम उसको allow कर रहे हैं react कराने के लिए एक cyclic ether के साथ. Since कि ये symmetrical है, this should be easy. And you understand कि यहाँ पे हमारा CH3 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन पे. उससे क्या होगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड का फिजन हो जाएगा एंड दिस विल कन्वर्ट टू दिस प्रोपॉक्साइड आयन, राइट. उसके बाद इसका जैसे कि हाइड्रोलाइसिस दिया गया है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपानॉल में और प्रोपानॉल के बाद इसको PCC यानी कि pyridinium क्लोरोक्रोमेट के साथ इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करा के हम इसको कन्वर्ट करेंगे CHO CH2 CH3. ये है हमारा प्रोपानैल और जो कि दिया गया है हमारे ऑप्शन सी में. ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में हमारे पास बेंजीन के साथ एक एसिटाइलिक ग्रुप दिया हुआ है जिसको हम रिएक्ट करा रहे हैं NaNH2 के साथ. और जैसे कि हम जानते हैं कि NaNH2 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है विच कैन एक्सट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्काइन, राइट. तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ निकाल लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में. अब यहाँ पे जो बचेगा वो ये, और उसके बाद हम इसका जो हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं वो करा रहे हैं D3O की वजह से, D3O+ के प्रेजेंस में. तो यहाँ पे ये C- यहाँ से एक D+ गेन करते हुए विल कन्वर्ट टू. इसके बाद वी आर फॉलोइंग इट विथ लिंडलास कैटलिस्ट दैट इज D2PdBSO4 जिससे कि इसका पार्शियल रिडक्शन होगा टू एल्कीन. अब पार्शियल रिडक्शन टू एल्कीन तो होगा लेकिन हम जानते हैं कि इसका ये एक सिन एडिशन वाला पाथ फॉलो करता है. तो अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लिख सकते हैं PH C+C और यहाँ पे पहले से D था और सिन एडिशन की वजह से इधर भी दोनों D ही लगेगा. और जैसे कि हम देख सकते हैं इसका कोई ये तो GI शो करता है नहीं, तो इसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं PHCD फिर CD2 दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 48. Okay, in this question we are allowing benzene to react with a particular acid halide in presence of anhydrous AlCl3 which is a Lewis acid. अब ये आप सब जानते हैं this is a special case of Friedel-Crafts acylation. इसमें होता क्या है, generally the reaction starts with the action of this Lewis acid on this chloride जिससे कि यहाँ पे एक कार्बोकैटायन क्रिएट होता है और जनरली तो इसी ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली एज एन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन करता है. बट ये एक स्पेशल केस है. इन दिस पर्टिकुलर केस सिंस की जो R यहाँ प्रेजेंट है वो एक टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, तो हो सकता है यहाँ पे कि इस कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये गेन कर लेगा एंड दिस विल कन्वर्ट टू आफ्टर ऑब्वियसली द डोनेशन और बैक बॉन्डिंग ऑफ अ लोन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन दिस विल कन्वर्ट टू कार्बन मोनोक्साइड एंड दिस विल लीव एंड लीविंग अ स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन बिहाइंड एंड दिस विल बी द इलेक्ट्रोफाइल व्हिच अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो ये होगा. And this is given in option number C and that is our final answer. Okay, next question is question number 49, right. बड़ा ही simple question, very straightforward. The question says एक cyclohexene दिया हुआ है और उसको जैसे कि आप देख सकते हैं KMnO4 in alkaline medium cold and water which basically means कि ये dilute form में है. This is nothing but the expansion of Bayer's reagent और तुमको पता है कि Bayer's reagent converts alkenes to cis vicinal diols, right? Alkenes to cis vicinal diol. तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे दो OH लगेगा और दोनों cis होगा और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन A को देखें A में cis है B में trans है तो obviously A cis is going to be our correct answer. Okay, question number 50 पे आते हैं. Question number 50 देखिए, which of the following will not show geometrical isomerism? वही आप सब जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर हमारे पास यहाँ पे A, B, C एंड D चार ग्रुप्स प्रेजेंट है
तो फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट जीआई, A must not be equal to B and C must not be equal to D, right? तो that's what we need to check here. ऑप्शन A में अगर देखें तो दिया हुआ है पेंट टूइन, राइट? यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इथाइल ग्रुप है, यहाँ एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, यानी कि ये दोनों अलग है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक मिथाइल, ये दोनों भी अलग है। इसका मतलब ये तो जीआई शो करता है। अगर हम बी का बात करें तो हमको बोला है हेक्सा 2,4-डाइन, तो हेक्सा 2,4-डाइन। इसमें भी अगर हम देखें यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पे भी H, तो ये नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, दोनों ही डबल बॉन्ड्स में कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये भी जीआई शो करेगा। अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में, ब्यूट 1-in-2-ol, यानी कि 4 कार्बन होंगे, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ OH। तो यहाँ OH और ये इथाइल तो अलग हो रहे हैं एट दिस कार्बन, बट इस कार्बन से कनेक्टेड आपको दोनों तरफ हाइड्रोजन ही मिलेंगे, और ये दोनों सेम हो जाने की वजह से ये जीआई शो नहीं कर सकता, और जीआई अगर शो नहीं कर सकता तो ऑप्शन सी हैज टू बी आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है। पहला बेंजीन है जिसको हम CH प्रोपीन से रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, यहाँ पे H+ आके अटैक करेगा, तो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन विच विल बी सेकेंडरी, और ये कार्बोकेटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में एक H+ को सब्सटीट्यूट करेगा। तो इससे सबसे पहले हमारा बन जाएगा CH3 CH3। इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, या फिर कॉमन नेम क्यूमीन। दिस इज आर A, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है A is cumene, which is absolutely correct. But since there is an option all are correct, we have to verify for the rest as well. इसके बाद क्यूमीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो this converts to क्यूमीन पेरोक्साइड, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, राइट? दिस इज अ B। और उसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पे this converts to ketone, this part converts to ketone, and OH is left with the benzene ring, leaving us phenol in the end, right? And that is our primary product. तो ये बन गया हमारा C। तो जैसे कि हम A is cumene, B is cumene peroxide and C is phenol, ये तीनों करेक्ट हैं, तो यानी कि ऑप्शन D को हम चूज करेंगे, D, that is all are correct. Okay? Next अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 52, the olefin, which is just another name for alkenes, the olefin which on ozonolysis gives CH3 CH2H CHO and then CH3 CHO। अब आपको पता है कि जब हम एक एल्कीन का ओजोनलाइसिस करते हैं तो आपने सीखा होगा कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन लगा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं, और अगर ये दोनों का द एल्कीन जिसके ओजोनलाइसिस से ये बनेगा वो अगर बनाना है इजी तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम CH3 CH2 फिर C के साथ H डबल बॉन्ड O इस तरीके से बना सकते हैं, और दूसरा वाला जो एल्डिहाइड दिया गया उसको मैं घुमा के बना रहा हूँ CH3। Now all we need to do is reverse of what we did for ozonolysis. So what we'll do is we'll remove this and we'll connect both the carbons through a double bond, and that will result in this. This is nothing but pent-2-ene, which is given in option number D. Okay? अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है 53. Okay, 53. Which of the following reacts with benzene diazonium salt in basic medium to form an orange dye? A beautiful question. Again from the chapter amines. Chapter amines का last topic है benzene diazonium salt, और उसमें भी हम last में पढ़ते हैं coupling reaction. Coupling reaction में होता क्या है कि बेंजीन का जो डेरिवेटिव है एनिलीन, उसको हम लोग HNO2 के साथ, या फिर इन सिटू प्रोडक्शन होता है उसका NaNO2 HCl के साथ बोलते हैं हम लोग, तो हम बनाते हैं पहले उसको कन्वर्ट करते हैं N2+Cl- जो कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, और उसके बाद ये फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करता है, और कपलिंग रिएक्शन करके बनता है OH, जो कि एक ऑरेंज कलर का डाई है, राइट? यानी कि अगर हम देखें तो आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस फिनॉल के साथ कंबाइन करके वो एक ऑरेंज कलर का डाई प्रोड्यूस करता है, राइट? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54 में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोपानोइक एसिड से, और
Br2 रेड पी के साथ उसका रिएक्शन कर रहे हैं। आपने सुना होगा HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन से अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूशन होता है और इसमें ये प्रोड्यूस होगा। अब एक ब्यूटीफुल स्टेप के साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमोनिया अल्कोहलिक, हम यहाँ पे अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं जो कि हमारे हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। नाउ व्हाट इट डज इज दिस कन्वर्ट्स आवर कंपाउंड टू, now this if you see it has a acidic group and a basic group और this is an amino acid और आपसे पूछा गया है कि इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास R के जगह पे, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड में रहता है, R के जगह पे जब मिथाइल होता है तो उस अमाइनो एसिड को हम बुलाते हैं एलानाइन। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हाउ वी हैव कंबाइंड द टू चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स एंड अमीन्स टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। सबसे पहले वे स्टार्टिंग विद इथाइल क्लोराइड और उसको NaCN से रिएक्ट किया। NaCN एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे एक SN2 पाथ से साइनाइड आके अटैक करेगा जिससे Cl विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय साइनाइड, राइट। अब उसके बाद इसको हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन किया, बेसिकली रिडक्शन है ये, जिसके बाद दिस विल कन्वर्ट टू प्रोपैनामीन। अब प्रोपैनामीन के बाद प्रोपैनामीन खुद नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल तरह से एक्ट कर सकता है और इसीलिए जब हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड वुड बी दिस। अब उसमें आप देख सकते हैं इस कार्बन पे प्रेजेंट पार्शियल प्लस चार्ज की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जब आके इस पे अटैक करेगा तो दिस विल बी लॉस्ट एज अ लिविंग ग्रुप एंड विल बी लेफ्ट विथ CH3 CH2 CH2, यहाँ से एक H लॉस होगा और दिस विल बी कनेक्टेड टू COCH3, राइट, एंड दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम देखें तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। 56 में हमें विनाइल क्लोराइड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए दिया गया है। तो अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को देखें तो वो एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है विद अ सिंगल पाइप, राइट। अब बाकी दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें चार्ज सेग्रीगेशन दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ इसके बाद अगर हम एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें जो मैं बनाया हुआ है, उसमें CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ Cl के ऊपर प्लस, राइट, एंड देयर इज अनदर स्ट्रक्चर दैट इज ड्रॉन जिसमें CH2 के ऊपर प्लस और यहाँ Cl के ऊपर माइनस, वेयर दिस हैपेंस बिकॉज क्लोरीन हैज अ वेकेंट d ऑर्बिटल। तो अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर जो कि 2 और 3 हैं, इनको अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो सब अगर हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कंपेयर करें तो दोनों में ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 है, तो इसके बेसिस पे हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन आयन है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कार्बन उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ Cl प्लस यहाँ पे भी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन में देखें, इसमें एक कार्बोकेटायन बन रहा है जिसमें वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों के पास अगर देखा जाए तो इसके पास 8, whereas Cl minus will have 10 electrons around it in the valence shell। तो अगर हम देखें यहाँ पे हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हमारा 1 ही होगा और उसके बाद अगर हम 2 और 3 में कंपेयर करें तो 2 शुड बी मोर स्टेबल देन 3 एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 57। Which of the following dicarboxylic acid gives cyclic ketone on heating? Okay, तो dicarboxylic acids को हम heat करते हैं, they can undergo dehydration, they can undergo decarboxylation, and sometimes if the chain is long enough, they can undergo dehydration as well as decarboxylation, and that's when cyclic ketones are formed। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 57 में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से अगर हम ऑप्शन डी को देखें, इसके साथ CH2 4 COOH, दिस इज नथिंग बट एडिपिक एसिड, और इसको अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो इसका जब हम हीटिंग करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों लॉस होता है। तो वाटर हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, ये वाटर का लॉस हुआ और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का भी लॉस हुआ, तो हुआ बचा क्या, बचता है हमारा एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन, एंड दैट इज व्हाई डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आता है। An organic compound A contains only carbon, hydrogen and oxygen atoms. ठीक है, on reaction with excess of Grignard reagent, 1 mole of A gives a gas X
whose volume under STP conditions was found to be 67.2 liter. ठीक है, अब the number of hydroxyl groups this compound only contains alcoholic groups in the compound AR. तो हमको क्लू ये दिया गया है कि A एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन लेटर ऑन एक और क्लू ऐड किया गया कि कंपाउंड में बस अल्कोहलिक ग्रुप्स ही प्रेजेंट है। तो बोला है कि A का अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद जो गैस दे रहा है, गैस X, वो हमको मिला है कितना, 67.2 लीटर। अब 67.2 लीटर एट STP is a clear indication that 3 moles of gases are formed. 3 moles of gases are formed, right? Because and the gas that is most probably formed is Grignard reagent को कोई भी, अब जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर अल्कोहल है, अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये CH3 माइनस उस एसिडिक हाइड्रोजन को गेन करके मीथेन गैस फॉर्म करेगा, राइट? और अगर 3 मोल मीथेन मिला है, इसका मतलब हमारे A में 3 अल्कोहलिक ग्रुप्स भी प्रेजेंट थे। तो देयरफॉर हमसे अगर पूछा गया नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दैट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड AR, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 पे, 59 को देखिए, मीथाइल, अब ये है एक विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं x मोल NaNH2 के साथ, ठीक है, और उसके बाद C2H5Br के साथ, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है पेंटुआइन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x मोल NaNH2, सबसे पहले ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस एल्काइल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, राइट? अब सिंस कि हमारे पास 2 हैलोजन है, तो यहाँ पे 2 बार हो सकता है ये एलिमिनेशन, विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH ट्रिपल वन CH, दैट इज प्रोपाइन, राइट? तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमारा 2 मोल NaNH2 तो लग गया। अब सिंस हम जानते हैं कि हमारे टर्मिनल एल्काइंस के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये बेस का एक और मोल तो लग जाएगा हमारा इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वो करने के बाद दिस विल कन्वर्ट टू CH3CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जब हमारा C2H5Br के साथ ट्रीट करेगा, तो इस SN2 रिएक्शन के बाद इट विल कन्वर्ट टू दिस, right? So in the entire process I see 2 and then 1, a total of 3 moles are required, therefore the value of X is C3. Coming to the last question, पूछा गया which of the following is the weakest acid. अब सब जानते हैं बेंजोइक एसिड, अगर हम जनरली इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर अगर मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, आप जानते हैं कि ये एक H+ डोनेट करके बेंजोएट आयन में कन्वर्ट होगा, और ये बेंजोएट आयन अगर स्टेबल है तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, राइट? तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट एज वी सी हमारे 4 ऑप्शंस में से एक में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दिया हुआ है। हमें दिया गया है मीथाइल, जो कि या तो प्लस आई या फिर प्लस HC का इफेक्ट एग्जिबिट कर सकता है, बोथ ऑफ विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो सिंस के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ही नहीं, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कमाएंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है SIR का, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड्स, राइट? जिसकी वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो जाएगा हमारा B, एंड देन जो नेक्स्ट एसिड होगा वो हमारा A होगा। इन बोथ द अदर केसेस C and D, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल will reduce the acidic strength. अब C जिसमें मेटा पोजिशन में मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, वो बस इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उतना भी ज्यादा नहीं है। लेकिन D जिसमें मिथाइल पैरा पोजिशन में प्लेस्ड है, वहां पे वो अपना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एग्जिबिट कर पाएगा एंड विल बी एबल टू डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट, जिसकी वजह से टोटल ऑर्डर अगर हम देखा जाए तो यहां तक आता है। सिंस कि हमें पूछा गया which of the following is the weakest acid, the answer should be option D. हेलो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं ANTS FT6 का वीडियो सोल्यूशन, और फिजिकल पोर्शन हम लोगों का शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 61 से।
तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि इन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन अ विजिबल रीजन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 6th एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एक्साइटेड स्टेट। इसमें थोड़ा ये समझना है कि एक्साइटेड स्टेट की बात किया गया है ना। 6th एक्साइटेड स्टेट क्या होता है बेटा, है ना, 6th एक्साइटेड स्टेट, शॉर्ट में मैं ES लिखूंगा। तो इसमें जो स्टेट आएगा हमारा n = 7, एक ज़्यादा होगा। 2nd एक्साइटेड स्टेट क्या होगा बेटा, 2nd एक्साइटेड स्टेट होगा n = 3, है ना। 2nd एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 2 नहीं होगा, n = 3 होगा बेटा, है ना। तो ये अगर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन खींचेंगे तो ये लाइमन होता है ना, लाइमन सीरीज, ये बामर सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज, ये बामर सीरीज। उसके बाद ये पास्चन सीरीज, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये फुंड, ये हम्फ्री, है ना। 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं 7, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पे जंप कर रहा है ना, सारी लाइन यहाँ से यहाँ पर आएंगी, ठीक है। आई बात में, यहाँ से यहाँ आएंगी, यहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी लाइन इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे बामर सीरीज में एक भी लाइन नहीं आएगी, जो भी आएगी पास्चन सीरीज में आएगी। इसका मतलब जो होगा, बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, विजिबल लाइन में, ठीक है। बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में आता है। तो विजिबल रीजन में एक भी लाइन नहीं आएगी, सब के सब जो है वो इंफ्रारेड में आएगी, यानी कि पास्चन से आएगी, पास्चन में आएगी, ब्रैकेट में आएंगी, फुंड में आएंगी, हम्फ्री में आएंगी, है ना। ना लाइमन में आएगा ना बामर में आएगा। तो इसमें कह रहा है कि कितनी लाइन जो है विजिबल रीजन में आएगी, तो एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो 7 से लेकर के 2 में आएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि 0 लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो D ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक भी लाइन बामर में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, 62 क्या बोला जा रहा है ना, फॉर रिएक्शन M2O, है ना, से ये इसको हीट कर रहे हैं, तो 2m सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, इसका हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 30 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे डेल्टा एस दिया है 0.07 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल इंटू कैल्विन एट 1 atm, है ना। एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस, है ना। तो स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया बताने के लिए एक ही तरीका है बेटा, डेल्टा जी, है ना। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर ये डेल्टा जी, है ना, मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 होता है तो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये हमारा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, इसका मतलब डेल्टा H माइनस T डेल्टा S की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इसका मतलब डेल्टा H ग्रेटर देन T डेल्टा S होगा बेटा, इसका मतलब T ग्रेटर देन डेल्टा H अपॉन डेल्टा S हो जाएगा, है ना। अब इसको ज़रा हम लोग कैल्विन में चेंज करते हैं, तो 30, है ना, किलो जूल है, तो 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पे 0.07 इंटू 10⁻³, है ना। तो ये 10⁻³ से 10⁻³ हमारा कैंसिल हो जाएगा बेटा, और बचा है ऊपर में, इसको हम लोग 30 और इसको लिख देंगे 7 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। यहाँ ऊपर डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 4.2 और 8, 4.28 के आसपास आएगा, ठीक है। 4.285 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा तो 428.5 केल्विन आ जाएगा बेटा, ये टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, जो हमने ये टेम्परेचर निकाला है उससे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। इस टेम्परेचर से ज़्यादा होने पर वो स्पॉन्टेनियस माना जाएगा, इस टेम्परेचर से ज़्यादा होने पर वो स्पॉन्टेनियस माना जाएगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर से ज़्यादा होने पर क्या माना जाएगा, स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। इस टेम्परेचर से कम होने पर स्पॉन्टेनियस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है, जैसे पहला ऑप्शन है इससे ज़्यादा है, 428.5 से ज़्यादा है ना, और 475 भी ज़्यादा है, 875 भी ज़्यादा है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो कम है ना। वो डी ऑप्शन में आपका 400 केल्विन है, तो 400 केल्विन जो है वो इससे कम है, तो इस टेम्परेचर पे यानी कि इससे ज़्यादा पर स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। इसके इक्वल पर वो इक्विलिब्रियम में आएगा, इससे कम पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस ही हमसे पूछा है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हाईएस्ट अलोंग द एक्सिस, है ना, हाईएस्ट अलोंग द एक्सिस। पहली बात देखो, क्वेश्चन के वर्डिंग में ही आपको क्या कर दिया गया है, कंफ्यूज कर दिया गया है। तो हाईएस्ट अलोंग द एक्सिस का मतलब होता है कि एक्सिस के अलोंग वो ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए, हाईएस्ट हो या लोवेस्ट हो वो तो बाद में देखेंगे, पहले वो एक्सिस, है ना, के अलोंग होना चाहिए, है ना। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तो आपको शायद पता भी होगा, है ना। ये होता है आपका नॉन एक्सियल, ठीक है, डी ऑर्बिटल, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका इस तरीके से, अगर ये x है ये y है तो इसके अलोंग इस तरीके से आएगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस के अलोंग आएगा, और ये अगर हम लोग ये z एक्सिस लेते हैं तो ये हमारे इस तरीके से सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये डी जेड स्क्वायर के अलोंग आएगा, इसमें बीच में सर्कुलर लूप बनता है बेटा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो एक्सिस के अलोंग होगा उसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। अब आपको बोल दिया कि हाईएस्ट बोल दे के थोड़ा कंफ्यूज करेगा, पहले तो आप ये समझो कि नॉन एक्सियल वाला तो ऐसे ही छट गया, तो हमारा बचा दो ही ऑप्शन, तो इन्हीं दोनों में होगा, है ना, और एक तो पूछा नहीं हमसे, तो इसमें दो दो का पेयर में पूछा है, तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है बेटा, 64 बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज 250 ओम, है ना, व्हेन मेजर्ड इन अ सेल कांस्टेंट, इतना दिया हुआ है 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स, मोलर कंडक्टेंस यूनिट दिया है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी पूछा है इनडायरेक्टली, है ना, 1000 K अपॉन मोलैरिटी, इतना सिंपल है क्वेश्चन बेटा। 1000 K का जो फॉर्मूला होता है बेटा, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, है ना, सेल कांस्टेंट को L/A से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस 1/R इंटू L/A, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 1000 इंटू K की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 1/250 इंटू 1.15 अपॉन मोलैरिटी कितना है बेटा 1m, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा 4, है ना, तो 4.6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4.15 इंटू 1.15 इंटू 4 4.6, है ना। इसका यूनिट जो होता है बेटा S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, है ना, S को हम लोग ओम इनवर्स भी बोलते हैं, है ना, S मतलब ओम इनवर्स साइमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया, किसी भी अगर बेस है उसमें अगर हम लोग एक प्रोटॉन ऐड कर देते हैं बेटा, है ना, तो वो उसका, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा NH4+, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। और इसमें से अगर हम लोग एक प्रोटॉन माइनस कर देंगे बेटा, है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा NH2-, यानी कि इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अमोनिया का जो है कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो NH2- हो जाएगा, और कॉन्जुगेट एसिड जो है NH4+, हमसे क्या पूछा है, बेस, तो यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, NH2-, ठीक है। चलिए इतना ईजी क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, वैल्यू ऑफ Kc दिया हुआ है 400 केल्विन पे, है ना, 400 केल्विन पे जो दिया हुआ है 10⁻⁻5 और 500 केल्विन पे दिया हुआ है 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻2 बढ़ा या घटा, ऑब्वियसली बढ़ा, है ना, यानी कि K2 ग्रेटर देन K1 जब T2 ग्रेटर देन T1 हो रहा है, यानी कि इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तभी हो पाएगा बेटा जब हम लोग वांट ऑफ इक्वेशन को इस तरीके से सोचेंगे, log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, है ना, 1/T1 माइनस 1/T2। तो अगर हम लोग T2 ग्रेटर देन T1 करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो अगर log K2 ग्रेटर देन K1 तभी होगा जब ये वाली जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो डेल्टा H मस्ट बी पॉजिटिव फॉर K2 ग्रेटर देन K1, है ना। K2 ग्रेटर देन K1 के लिए ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तभी K2 ग्रेटर देन K1 आएगा। इसका मतलब डेल्टा H को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब जो हमारा एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, है ना।
तो एनर्जी क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी एनर्जी या इंथैल्पी एक ही बात है, एनर्जी या हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या बोला जा रहा है, ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है बेटा, है ना। तो इसके अगर हम लोग एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखते हैं, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखेंगे, अगर इसको हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे बेटा, बहुत आराम से करते हैं। ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, कोबाल्ट सॉलिड, ये कोबाल्ट +2 एक्वस स्टेट में हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका मान लेते हैं E0, मान लेते हैं X, मान लेते हैं, हमको नहीं पता है, वैसे 0 हो जाएगा E0 सेल। कैथोड हाफ सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर CO +2 एक्वस, है ना, +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO सॉलिड। तो इसका E0 जो होगा वो -X हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हाफ सेल है, तो सॉलिड भी हटा दीजिए, CO +2 एक्वस, ये किस फॉर्म में है, एनोडिक, अरे सॉरी, ये हमारा कैथोडिक फॉर्म में है, ये कैथोडिक फॉर्म में है। ठीक है, मान लेते हैं ये रिवर्सिबल का साइन ऐसे लगा सकते हैं, CO +2 एक्वस, ये हमारा एनोडिक फॉर्म में, यानी ये वाला, और ये वाला कैथोडिक फॉर्म में। तो अब इसमें देख लीजिए, हमारा एनोड में क्या दिया हुआ है, C2, और कैथोड में क्या दिया है, C1। तो इसका E0 सेल कितना हो जाएगा बेटा, इसको ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो E सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 - 0.059 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू लॉग ऑफ, है ना, CO +2 एनोड, CO +2 एनोड का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, C2, और CO +2 कैथोड का कंसंट्रेशन कितना है, C1, है ना। तो यहाँ पे जब अगर हम लोग प्लस लिखेंगे तो 0.059/2, ये लॉग वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, C1/C2 हो जाएगा बेटा, है ना। अच्छा, हमसे पूछा है कि डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, तो डेल्टा जी निगेटिव करने के लिए, है ना, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई सेल होता है। तो ई सेल को क्या होना पड़ेगा, अगर ई सेल अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। तो ई सेल को ग्रेटर देन 0 करने के लिए ये वाली वैल्यू तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि लॉग की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, यानी कि C1 ग्रेटर देन C2 करना पड़ेगा बेटा। C1 ग्रेटर देन C2 अगर करोगे आप तो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 ग्रेटर देन C2 करोगे तो ई सेल की वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा जी निगेटिव करने के लिए यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, इस तरीके का क्वेश्चन, A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, अब K1/K2 का रेशियो बताना है आपको। इफ 90% ऑफ A हैज़ बीन रिएक्टेड, है ना, विथ टाइम t, और while 99% ऑफ B हैज़ बीन रिएक्टेड विथ टाइम 2t। एक बात ध्यान से समझो बेटा कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो 90% का जो टाइम कंप्लीशन होता है, डायरेक्ट मैंने बताया भी था, एक बार वीडियो में भी बताया था, है ना, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग मेरे से तो जानते होंगे। डायरेक्ट इसका मैंने फार्मूला बताया था T10/3 T12। ठीक है, इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है T। ठीक है, तो T12 ऑफ A जो होगा, ठीक है, T12 ऑफ A जो होगा वो 3T/10 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से K1 अगर निकालेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाई T12 ऑफ A। ठीक है, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 3T/10, ये इसको ऐसे ही रखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे T 99% का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 20/3 T12, ये भी मैंने बताया था, और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2T, तो ये हो जाएगा 10। तो T12 ऑफ B जो है वो कितना हो जाएगा 3T/10। ठीक है, और K2 अगर हम लोग देखेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाई 3T/10 करेंगे तो K1 और K2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। इसका मतलब K1/K2 का जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा आंसर। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69।
ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट विल बी ऑफ फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इन ईच केस, है ना। 1 मोलर अगर हम लोग सबका ले लेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए पहले हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डेल्टा टी एफ देखते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू, है ना, के एफ इंटू मोलैलिटी। तो के एफ सेम होगा बेटा, मोलैलिटी सेम होगी, इसको हम लोग स्टार लगा देते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। तो डेल्टा टी एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या आपका, टी नॉट एफ, है ना, माइनस टी एफ। माइनस करेंगे बेटा तो जो टी एफ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ होगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। तो अगर मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट करना है तो डेल्टा टी एफ मैक्सिमम होना चाहिए और आई मैक्सिमम होना चाहिए। तो आई मैक्सिमम होना चाहिए यानी कि नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में अगर देखेंगे बेटा तो FeH2O, है ना, FeH2O 6 पर +3, है ना, मैं डायरेक्ट हम लोग आयनाइज करेंगे +3Cl माइनस। तो इसमें आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसी में सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू आएगी। इसमें देखोगे तो 2Cl माइनस +1 कॉम्प्लेक्स का, तो टोटल आयन 3 हो जाएंगे। सी ऑप्शन में देखोगे तो इसमें टोटल आयन 2 हो जाएंगे, है ना। इसमें देखोगे डी ऑप्शन में तो इसमें आयन ही नहीं होंगे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू इसमें है। आई की वैल्यू ज़्यादा होगा तो डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा, डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा तो टी एफ सबसे कम होगा। हमसे वही सवाल में पूछा है कि टी एफ सबसे कम किसका होगा, तो आंसर हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन का, ठीक है, FeH2O6Cl3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, अ सर्टेन सब्सटेंस ए tetramerizes in water to the extent of 80%. A solution of 2.5 gram of A in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.3 degree centigrade. The molar mass of A, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है बेटा। अब टेट्रामराइजेस का मतलब होता है कि जो 4 A है वो मिल करके हमारा A4 बना रहा है, इसका मतलब है टेट्रामर, ठीक है। यानी कि इसमें जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 4, ठीक है। तो अब इसके i का जो फॉर्मूला होता है 1 + 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। तो 1 + 1/4 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 0.8 लिख देंगे बेटा। तो 1 - 3/4, 1 - 3/4, ठीक है, 1 - 3/4 इंटू 0.8, तो ये 0.2 हो जाएगा। 0.2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0.6, 0.6 हो जाएगा। तो 1 - 0.6 कितना हो जाएगा, 0.4, ये हो जाएगा आई का वैल्यू। अब डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दिया है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट का लोअरिंग हो रही है ना, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हो गया काम। के एफ हमको पता है, मोलैलिटी में मोलर मास आ जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग। 0.3 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 1.86 इंटू मोलैलिटी, थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ बेटा इसको। 0.3 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 1.86 इंटू इसका मास कितना दिया है बेटा, मास दिया है 2.5 अपॉन ए, है ना। इसका मोलर मास पूछा हमसे, इसका नहीं पूछा है ना, ध्यान रखिएगा बेटा। ए का मोलर मास मान लेते हैं हम लोग Ma, ठीक है, Ma, और इसका 100 ग्राम सॉल्वेंट का मास दिया है तो इसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 3/4, ये 1.86 इंटू 25 अपॉन Ma, ठीक है। तो यहाँ से Ma अगर हम लोग निकालेंगे तो Ma हो जाएगा आपका 1.86 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 100, तो 186 डिवाइडेड बाई 3, तो ये Ma जो होगा वो हो जाएगा 62 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, है ना। तो KH की वैल्यू अगर देखो, हेनरी लॉ क्या होता है, P इज इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी, है ना। X मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है, ठीक है। तो KH जो होता है हेनरी कांस्टेंट होता है। अब इसमें जो है ना, नहीं कुछ दिया रहेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला लिखेंगे, और इसमें अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब KH इंटू X का जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, तो KH अगर हम लोग बढ़ाएंगे बेटा
तो सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज़ की घटेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा है ना, ग्रेटर फॉर द गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर द गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी। अगर केज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स शोज हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें सीधा सीधा आंसर बेटा सी हो जाएगा, ऑस्मियम। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, यानी कि ये +8 देता है ना, x = +8। किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि सर इसमें तो मैग्नीज देगा, है ना, मैग्नीज से भी ज़्यादा हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, ठीक है। ऑस्मियम का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सीधा एकदम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज 5 एटम्स आर इन सेम प्लेन, ठीक है। तो 5 एटम्स इन अ प्लेन का मतलब होता है कि टोटल एटम मिला करके 5 होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन है CH4, ठीक है। तो CH4 में 5 एटम तो है, लेकिन ये चारों डिफरेंट प्लेन में और पांचों डिफरेंट प्लेन में होंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, XCF4, ठीक है। तो XCF4 में हमारा ये स्क्वायर प्लेनर शेप का होता है, ठीक है। बाकी 2 लोन पेयर होते हैं। तो इसमें टोटल मिला करके जीनॉन और 4 फ्लोरीन मिला करके हमारा क्या हो जाएगा, 5 एटम्स एक ही प्लेन में होंगे, जिसमें चारों फ्लोरीन होगा, उसी में जेनॉन भी होगा। तो टोटल मिला करके हमारे पास कितने हो गए, 5 एटम्स एक प्लेन में हो गए। IF7 में 5 एटम्स है, लेकिन सराउंडिंग 5 एटम्स एक प्लेन में होंगे। XCF2 में जो होंगे वो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, द एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द एलिमेंट टू देन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये स्टेटमेंट सही बेटा, एकदम सीधी लाइन है ना। मोस्ट ऑफ द ट्राईवैलेंट्स लेंथेनाइट्स आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा। कलरलेस नहीं होता है, कलर्ड होते हैं, है ना। मैक्सिमम कलर्ड, मोस्ट कह रहा है, मोस्ट सारे के सारे मोस्टली क्या होते हैं, कलरलेस होता है, ये गलत स्टेटमेंट है ना, कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी ये लेंथेनाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही है। एक्टिनाइट्स आर हाईली रिएक्टिव स्पेशली व्हेन थिनली डिवाइडेड, तो इसका जब सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से डी ऑप्शन भी मतलब स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो सीधा लाइन है बेटा एनसीईआरटी का, तो उसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA, है ना, EDTA। ये जो है कह रहा है आयन क्या है, EDTA आयन जो होता है बेटा, नाम ही है इसका इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। सिंपल है ना। दो नाइट्रोजन हम लोग ले लेंगे, बीच में 2 CH2 ले लेंगे बेटा, ठीक है। और 4 नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर CH2 COO माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O माइनस, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इसमें जो है ना, इसको O माइनस लिखेंगे, ठीक है, O माइनस, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन जो है वो 4 जो है वो ऑक्सीजन डोनर है, और 2 जो है वो नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन डोनर है, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन डोनर है। तो इसमें हेक्साडेंटेड लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन डोनर एंड 2 नाइट्रोजन डोनर, यही आंसर होगा। यूनिडेंटेड तो है नहीं, बाईडेंटेड है नहीं, ट्राईडेंटेड है नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा सही है। बहुत सिंपल है बेटा। वैसे भी अगर किसी को पता नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो बस इतना याद रखेगा हेक्साडेंटेड, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट करके आगे बढ़ जाएगा, है ना। यही सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना बेटा, और ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 शुरू करते हैं बेटा। मैक्सिमम साइज ऑफ मैग्नीज इन द कंपाउंड, ठीक है। देखो साइज इसमें यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, तो हम लोग आयनिक साइज की अगर बात करेंगे बेटा, तो आयनिक साइज जो होगा, इसमें आयनिक साइज की बात किया जा रहा है। तो आयनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन, है ना, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन अगर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आयनिक साइज क्या हो जाएगा, घटेगा। तो पहले ऑप्शन में KMnO4 में +7 है, दूसरा ऑप्शन में K2MnO4 में +6 है,
तीसरे ऑप्शन में MnO2 में +4 है, चौथे ऑप्शन में MnO में +2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर +7 है तो +7 मैक्सिमम चार्ज है, इसका साइज सबसे कम होगा, इसमें मैक्सिमम साइज पूछा है तो +2 सबसे कम चार्ज है, तो कब सबसे कम चार्ज में क्या होगा, इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा MnO आंसर, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आयनिक साइज ही हम लोगों को देखना था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कंपाउंड का साइज तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो मैग्नीज का साइज पूछ रहा है, तो मैग्नीज का आयन इसमें किसमें कौन कौन सा है, यही देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni+2, है ना। Ni+2 का मतलब जो है, ठीक है, Ni+2 का मतलब होता है 3d8, है ना, एकदम सिंपल है बेटा, ये 3d8 है ना, मतलब निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s2 3d8 4s2 होता है, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d8 बचेगा। 3d8 में हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है बेटा, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट 2, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये हो जाएगा रूट में n+2, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 2 + 2 यानी कि रूट में 8, रूट 8 का मतलब हो जाएगा 2.82, है ना। 2.82 हमको डेसिमल में तो दिया नहीं है, रूट में ही दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, एकदम सिंपल क्वेश्चन बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। सेम बॉन्ड ऑर्डर का मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों का सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा। O2 में इलेक्ट्रॉन कितना है, O2 में इलेक्ट्रॉन है 16, है ना। NO2 की तो बात ही नहीं करेंगे, NO2 माइनस है ना, तो इसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आएगा। कोई बच्चे बोलेगा सर ये तो 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, है ना, न कि इस तरीके से, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड करेंगे, बाकी इसमें तो हम लोग कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो हम लोग बात करेंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन को क्रॉस कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन आते हैं, है ना, CN माइनस में कार्बन प्लस नाइट्रोजन कितना हो गया, 13 + 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 14, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड 12 प्लस यहाँ पर 6 + 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा बेटा तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। N2 और O2 माइनस का इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, चेक कर लीजिए। CO का हो जाएगा आपका 14 और NO का हो जाएगा आपका 15, ठीक है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। इलेक्ट्रॉन 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 हो जाता है, ठीक है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, कॉन्स्टिट्यूट आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, एकदम सिंपल, है ना। तो बेटा NH3 पहला ऑप्शन देखते हैं, NH3 है ना, और PCl3। तो NH3 का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से, ठीक है, PCl3 का स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा, ठीक है। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और है ना 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है, ये भी सही जाएगा। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। CO2 का स्ट्रक्चर बेटा एकदम सीधा लीनियर बनता है। HCF2 जो होता है ट्राइगोनल, HCF2 जो होगा वो आपका, है ना, लीनियर स्ट्रक्चर ये भी होता है, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो ये भी लीनियर होगा और ये भी लीनियर होगा। अब यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए, यहाँ पर इन दोनों का नाम पिरामिडल है, ये भी पिरामिडल है, आप भी ये समझ जाएगा, बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, BCl3 और SO3, BCl3 और SO3, तो BCl3 का ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर TP, इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना, यानी कि ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोले जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, गिव्स स्मेल ऑफ रॉटन एग्स विथ डाइल्यूट H2SO4।
तो एनायन दिया हुआ है बेटा, एनायन जिसका रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो वो क्या देता है हमको, सड़े हुए अंडे की जैसा स्मेल आता है, वो हो जाता है सल्फाइड आयन। ठीक है, सल्फाइड आयन का अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमको H2S गैस देगा, जिसकी स्मेल जो होती है रॉटन एग स्मेल होती है ना, और रॉटन एग स्मेल होती है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, एकदम याद करना है, एकदम सिंपल है ना। कार्बोनेट का नहीं होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, सल्फाइड का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या बोला जा रहा है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का दिया हुआ है -57। हमको जो दिया हुआ, वैसे तो -57.1 होता है ना कायदे से, लेकिन हमको जो दिया रहता है क्वेश्चन में हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, अपने मन से दिमाग नहीं लगाते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हीट रिलीज व्हेन 0.5 मोल HNO3 है ना, प्लस सोल्यूशन टू 0.2 मोल NaOH। ठीक है, पहले रिएक्शन करा दीजिए, एकदम NaNO3 हो जाएगा प्लस 1H2O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 0.5 मोल है बेटा और इसका 0.2 मोल है। ठीक है, और इसका हमारा 0 है, T = 0 पे, T = T टाइम पे ये हमारा 0.3 मोल बच जाएगा और ये लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, ये 0.2 मोल और ये 0.2 मोल। ठीक है, तो जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, उसी के हिसाब से हमारा क्या डिसाइड होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो 1 मोल वाटर बन रहा है, उसके लिए -57 एनर्जी रिलीज होती है। तो 0.2 मोल अगर लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि ये खत्म होगा तो यही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, यही वाटर डिसाइड करेगा, यही सॉल्ट डिसाइड करेगा, ये 0.3 तो डिसाइड करेगा नहीं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा है ना, 0.5 मोल HNO3 और 0.2 मोल NaOH के साथ जो होगा वो हो जाएगा 0.2 × 57 है ना। बस कर लीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे बटा 1/5 और इसको लिखेंगे 57। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 57 11 पॉइंट बचा कितना 11.4 है ना किलो जूल, ये हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या बोले जा रहा है, MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस इज इक्वल टू NO3 माइनस प्लस Mn+2 है ना। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइजेस डैश मोल ऑफ NO2 माइनस। ठीक है, देखो बेटा ये हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा है ना। NO2 माइनस इज इक्वल टू NO3 माइनस है ना, NO3 माइनस प्लस Mn+2। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्यों लगा रहे हैं। देखो बेटा, एक तो है कि ये बहुत कॉमन है और ये पढ़ाया गया है, ये डी ब्लॉक में आता है ना। ये डी ब्लॉक में आपको मोल्स के बेसिस पर आता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बेसिस पर नहीं आता, नंबर 1 है ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन आता है और टाइट्रेशन हम लोग बिना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के नहीं कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जिन बच्चों को ये लगता है कि टाइट्रेशन सिलेबस में नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सिलेबस में नहीं है, वैलेंसी फैक्टर सिलेबस में नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री भी है। एक बार सिलेबस को आप रिवाइज कर लीजिएगा है ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बोलूँगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बेटा इसका, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो इसका वैलेंसी फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। ठीक है, तो लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NO2 माइनस है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस यानी कि इसका नंबर ऑफ मोल्स, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर है ना, N1 VF1 इज इक्वल टू N2 इंटू VF2। ठीक है बेटा, तो N1 कितना है, इससे हमसे पूछा है 1 मोल और इसका वैलेंसी फैक्टर 5, इसका हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ना, N2 या NNO2 माइनस लिख रहा हूँ मैं, इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 2, तो NNO2 माइनस जो होगा वो हो जाएगा बेटा 5/2 मोल। ठीक है, 5/2 मोल्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 5/2 मोल्स आएगा। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को थोड़ा इग्नोर मत कीजिएगा बेटा, इसको आप पढ़ना होगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या बोला जा रहा है बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस डज नॉट एक्ट एज अ बफर। तो बफर के लिए हमको क्या होना चाहिए, है ना, मतलब अगर एसिडिक बफर है तो वीक एसिड प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर, है ना, कॉन्जुगेट बेस के साथ जो हमारा कॉन्जुगेट बेस के साथ जो सॉल्ट होता है उसको उसका मिक्सचर होता है। तो पहला ऑप्शन में H3PO4 है ना, H3PO4 है, तो इसका जो होगा एक H+ निकाल दोगे कॉन्जुगेट बेस का, मतलब ये हो जाएगा आपका H2PO4 पे -1, है ना, H2PO4 पे -1, तो H2PO4 हो जाएगा NH2PO4, यानी कि ये तो बफर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है HCN, है ना, प्लस KCN है, तो KCN मतलब CN माइनस, एक ही H+ है, तो ये भी हमारा बफर है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है CH3COOH प्लस CH3COO माइनस, इसमें से भी एक H+ निकाल देंगे। तो हमने बस बेटा कैटायन हटा करके मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें कॉन्जुगेट बेस देखना चाह रहा हूँ, है ना। डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, डी ऑप्शन H2SO4, यहीं पे गलत हो गया बेटा, H2SO4 प्लस NaHSO4। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक प्रोटॉन तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये बफर नहीं होगा, और बफर नहीं होगा तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना। कैरेट डज नॉट एक्ट एज अ बफर, बाकी ABC बफर की तरह काम करेंगे, डी वाला बफर की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, कंडीशन वीक एसिड का होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 84 क्या बोला जा रहा है, गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, ये दिया हुआ है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। Fe+3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe, है ना, इसका E0 दिया हुआ है -0.036 वोल्ट, है ना, और Fe+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe, इसका जो E0 दिया हुआ है -0.44 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम लोग 1 में से 2 को माइनस करेंगे बेटा, है ना, आराम से करते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 3 - 2 क्या हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन, जो माइनस है वो उधर जा करके प्लस हो जाएगा, Fe+2 हो जाएगा, और इधर जो है वो Fe+3 हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन का हमको निकालना है। अब हम लोग डायरेक्ट E0 को तो माइनस नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा फाइनल रिएक्शन में आता है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट E0 सेल माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि E0 सेल क्या है, हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते हैं। तो डेल्टा G हम लोगों का करेंगे, तो इसका डेल्टा G0 3 जो है, इसको थर्ड इक्वेशन मानते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। तो डेल्टा G0 3 बराबर हो जाएगा डेल्टा G0 1 माइनस डेल्टा G0 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा G0 का फॉर्मूला तो सबको पता ही है ना, -NFE0, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 × F × E0 कितना है, -0.036, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 × F × -0.44, ठीक है, और इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, -1 × F × E0, ठीक है। तो F जो है वो कॉमन है, वो ख़त्म कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा -E0, आराम से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 3 × 0.036, है ना, और माइनस, ये माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, -0.44 है ना, तो ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो ये हो जाएगा 0.88, ठीक है, ये हो जाएगा 0.88, है ना, और -E0, ये माइनस को इधर भेजेंगे तो E0 बराबर क्या हो जाएगा, 0.88 प्लस में हो जाएगा -0.108, तो ये हो जाएगा 0.772, ठीक है, 772 वोल्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डेल्टा G0 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डायरेक्टली हम लोग E0 को माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 क्या बोला जा रहा है कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है ना, देन करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यानी कि एक बार हम लोग पार्ट वाइज देखते हैं, है ना। पहला पार्ट बोला स्लोवेस्ट स्टेप, स्लो रिएक्शन हमारा सेकंड स्टेप है, तो ये हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज A + B2 = AB + B, यानी कि ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, है ना। स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा, स्लोवेस्ट स्टेप ये तो पढ़े होंगे, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये बहुत ही फेमस लाइन है बेटा, है ना। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2, एक बार चेक कर लेते हैं ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2, ऑर्डर कैसे निकालेंगे बेटा,
जब हम लोग ये वाला रिएक्शन स्लोवेस्ट A प्लस B2 है ना, पूरा मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें ज़रूरत पड़ेगा A2 इज इक्वल रिवर्सिबल 2A, ठीक है, A2 रिवर्सिबल 2A, A प्लस B2 रिवर्सिबल जो है AB प्लस B, ठीक है, और A प्लस B रिवर्सिबल AB, ठीक है, ये हमारा स्लो स्टेप है, ये हमारा फास्ट रिएक्शन है। तो अब जो हमारा मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट जो है वो A2 प्लस B2 है, ठीक है बेटा। अब जैसे इसमें अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू K, यहाँ पर तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है ना, K मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, K1 मान लेते हैं, ठीक है, या K मान लेते हैं, K इंटू A कंसंट्रेशन इंटू B2 कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। तो हमको सवाल में हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन में B2 तो चाहिए लेकिन A नहीं चाहिए, तो A को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग पहले रिएक्शंस का सहारा लेंगे। तो पहले रिएक्शंस बोला जा रहा, पहले रिएक्शंस में हम लोग कैसे करेंगे, पहले रिएक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जाएंगे बेटा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा बेटा, A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम इंटू A2 कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे A का स्क्वायर, A क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम के पावर 1/2 और A2 के पावर भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर K इंटू K इक्विलिब्रियम के पावर 1/2 इंटू A2 के पावर 1/2 इंटू B2 पहले से ही है ना, B2 के पावर 1। तो फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होगा वो K डैश बन जाएगा A2 के पावर 1/2 इंटू B2 के पावर 1, ये हमारा फाइनल हो जाएगा। देखो हम लोग जो है ना, मेन जो रिएक्टेंट है, मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट जो है, इसके टर्म में हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है। जो A है और AB है, ये हमारा A है और B है, ये हमारा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के टर्म में हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए आप रिवर्सिबल रिएक्शन के पास गए, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, वहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ A आपने फाइंड किया, वहाँ से उसको क्या कर दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ A को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, है ना। सेकेंड रिएक्शन का जो अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा था उसको रिप्लेस करके, तो यहाँ से जब हम लोग बेटा ऑर्डर लिखेंगे तो 1/2 + 1, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया होगा। तो इसका आंसर 3/2 हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर सही है हमारा, है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही है ना। अब फिर तीसरा क्या बोला जा रहा है, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी इज 4। देखो मॉलिक्युलरिटी जो होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि हर एक स्टेप का अलग अलग मॉलिक्युलरिटी, इसका मॉलिक्युलरिटी 1 है, इसका मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसका मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो हर एक स्टेप का मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होता है, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। रेट एक्सप्रेशन इज K इंटू A इंटू B2, फिर से ये गलत वाला लिख दिया है ना, जो D पार्ट लिखा है वो K इंटू A तो नहीं आएगा बेटा। A क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो C और D गलत है, A और B सही है, A और B सही यानी कि ऑप्शन A हमारा सही है, ऑप्शन A जो है वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाँ सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये असर्शन जो है वो सही है। रीजन क्या बोला जा रहा है इसका, है ना, CO कैन नॉट शो सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये तो ब्लंडर हो गया बेटा। CO तो हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि जो मेटल होता है, मेटल के पास जो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे मान लीजिए एक्सियल वाला d ऑर्बिटल खाली है, CO के पास जो है, जो हमारा लोन पेयर है, ये इसको सिग्मा बॉन्ड से देता है, और बाकी जो पाई स्टार ऑर्बिटल है ना, पाई स्टार ऑर्बिटल इसके पास खाली है, ठीक है। ये इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसको पाई इलेक्ट्रॉन से इस तरीके से देता है। तो इसको जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, ये आपका पाई स्टार ऑर्बिटल है और ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई स्टार ऑर्बिटल मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, इसी बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं साझेदारी बोलते हैं। यानी कि कार्बन मतलब मेटल की ज़रूरत पड़ती है तो कार्बन दे देता है, कार्बन की ज़रूरत पड़ती है तो मेटल दे देता है ना। मेटल बोलता है कि हम पीछे के दरवाजे से तुमको इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारे
तुम्हारा जो पैरेलल p ऑर्बिटल है उसमें हमारा एक ऑर्बिटल है जो तुम्हारे के साथ तुम्हारे पैरेलल p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, और हमारे पास बाकी सिग्मा वाला तो हम बना ही रहे हैं, पाई वाला जो है वो dxy या dyz या dzx में से कोई एक बनाता है इसके साथ, ठीक है। तो साझेदारी पर ये सारी कहानी चलती है। इस साझेदारी वाले बॉन्ड को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करता है, साइनाइड भी शो करता है, NO भी शो करता है। तो रीजन जो है कह रहा है कि कैन नॉट शो, है ना, कैन नॉट शो यानी कि रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा, असर्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी पे 3-। एफिशिएंसी पे 3- जो है, एफिशिएंसी पे 3- इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विथ 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बेटा, Fe जो है वो +3 है, Fe+3 है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो पेयर करता है। तो यहाँ पर Fe+3 का जो अगर हम लोग करेंगे तो आर्गन 3d5 4s 0 इस तरीके से हमारा होगा बेटा। तो 3d5 4s 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 4s खाली बेटा। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा इसके, ये ग्राउंड स्टेट की कहानी है, और 4p भी खाली है, ठीक है। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे पेयर कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे पेयर कर जाएगा, और ये एक्साइटेड स्टेट में कहानी कुछ इस तरीके से होगी। 1 2 3 4 5 ये दोनों खाली रह जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर साइनाइड हम लोग भर देंगे, ठीक है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कम ही हो गया, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन 0 अनपेड नहीं होगा, एक अनपेड तो होगा। इट इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स गलत है। इट इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विद 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है बेटा, है ना। इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विद हैविंग नॉन जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है, हाई स्पिन तो है ही नहीं। इट इज़ अ लो स्पिन हैविंग नॉन जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी और सही हो जाएगा। वर्डिंग में घुमाया बेटा, वर्डिंग्स को अगर आप समझ गए, है ना, ऑप्शंस को पढ़ने में अगर आपकी काबिलियत है, आप बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं और प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ा सा देखो, सवाल जो है ना आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर से एक भी नहीं आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की ही लाइन आएगी, बस उसको बनाने का तरीका जो होता है बेटा एनटीए वाला थोड़ा घुमा फिरा के बताएगा। वो लोग बहुत बेशरम होते हैं, क्योंकि वो आपको क्वालिफाई नहीं डिसक्वालीफाई करने के लिए एग्ज़ाम ले रहे हैं, और आपको न क्वालिफाई होना है। तो आपका अपनी जो मनोस्थिति है, जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि हमको इस बात पर भरोसा है और हम ये करेंगे, ठीक है। गलत होगा देखा जाएगा। चलो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज थर्मली लीस्ट स्टेबल। थर्मली लीस्ट स्टेबल का मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है बेटा, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये एस ब्लॉक का सवाल है, केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है बेटा। ये हम लोग लैटिस एनर्जी और आयनिक कैरेक्टर से हम लोग इसको सोचते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर नहीं ये एस ब्लॉक का सवाल दे दिया आपने। लीस्ट स्टेबल का मतलब सबसे आसानी से जो टूट जाए, है ना। तो Li2CO3, है ना, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 ये है। तो नीचे आने पर जो कार्बोनेट है ना, वो बिग साइज एनायन है, बिग साइज एनायन है नीचे आने पर, ठीक है। जो है कार्बोनेट के साथ इसकी पैकिंग क्या होगी, इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। तो जब जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगा उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकती। तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो Li2CO3, है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसको हीट करते हैं तो ये आसानी से Li2 और CO2 में डिसोसिएट हो जाता है, बाकी सब डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। A chemical reaction involve two reacting species. The rate of reaction is directly proportional to square of the concentration of one of them and inversely proportional to concentration of other, है ना। जैसे मान लेते हैं A plus B is equal to product है, ये दो reacting species है,
है ना। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, मान लेते हैं ए, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अदर्स, यानी कि इस तरीके से, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर -1। इन दोनों को मिला दोगे तो कह रहा है कि जो हमने वर्डिंग में बोला गया तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 2 b टू द पावर -1। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट a स्क्वायर b -1। दिस इज अवर रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसमें जो हमारा पावर ऑफ इसका जो रिएक्टेंट का जो पावर आएगा तो उसी का सम जो होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सो सिंपल आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन यानी कि सिस्टम ने काम किया। तो सिस्टम ने कितना काम किया, -8 जूल काम किया, है ना। सिस्टम का वर्क डन दिया हुआ है 8 जूल, तो हम लोग साइन कन्वेंशन में लिखेंगे -8 जूल, ठीक है। और 40 जूल हीट इज सप्लाइड, सप्लाई कर रहे हैं यानी कि हम इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे +40 जूल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हो जाएगा, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, लगा दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q + W होता है, तो 40 है ना -8, तो ये हो जाएगा 32 जूल, ठीक है, 32 जूल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा। इसके बाद से बाकी जो है आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी हो चल रही होगी और आगे भी अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा बेटा। जो आपके ANTS में नंबर आ रहे हैं, ये मेरी गारंटी है बेटा, जो आपकी ANTS में नंबर आ रहे हैं उससे आपकी ज़्यादा नंबर आएंगे अगर आपने इसी माइंडसेट से एग्ज़ाम दिया तो, है ना। मैं कंडीशन अप्लाई कर देंगे बेटा, पता चला नंबर नहीं आएगा तो मेरे पीछे पड़ जाओगे ना, ये नहीं होता। अगर आपने इसी कंडीशन और इसी टेम्परामेंट से जो एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें जो नंबर आ रहे हैं उससे ज़्यादा नीट में एग्ज़ाम में आएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इससे आसान आएंगे। बस आपका जो मगज है ना, वो मगज को आप ठीक करके रखना, वो आपके नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, थैंक यू। Okay, and that concludes our paper. Thank you.